नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त, फर्स्ट क्लास हैं। चलिए, चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बड़ी मस्त चीज है भाई। इस चैप्टर से 2 सवाल 3 सवाल तो खूब आने हैं। पूरी यूनिट से अगर देखा जाए इससे तो कम से कम 4 सवाल से 5 सवाल आने हैं पूरी यूनिट से, यानी 3 चैप्टर में से इसमें। तो अब इसको पढ़ते हैं आराम आराम से, उसके बाद इसके एक एक बात को समझेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। जो हम लोग का पुराना काम है वही काम इसमें करना है। When you look around, वाह, अपने चारों तरफ देखिए। You see both living and non-living things. You must have wondered, आपको आश्चर्य भी होता होगा। And ask yourself, और अपने आप से पूछते होंगे, यानी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? What is it that makes an organism living? है ना? कोई इतना खाली नहीं है कि ये सब पूछे और सोचे और देखे क्या है वो चीज जो लिविंग बनाती है। ऐसा किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ये सवाल लिखा है एनसीईआरटी वाले, वो अपनी जो है मर्यादा को बना के रखते हैं इसलिए लिखें। या फिर व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट का मतलब अचेत, है ना, थिंग डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज। मतलब अचेत का मतलब यानी निर्जीव, कुल मिला के निर्जीव, जो नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या नहीं है जो उसे निर्जीव बनाता है ना, ठीक ना। या फिर वो जो लिविंग चीज में है उस, जैसे एक लिविंग है एक नॉन लिविंग, तो लिविंग में क्या है, ठीक, ये चीज, एक नॉन लिविंग में क्या नहीं है जो कुछ लिविंग में है। तो इतना सोचने का किसके पास टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा द आंसर टू दिस इज प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलिए अब अगले पैराग्राफ में, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर्स लाइक अस, जैसे कि हम सभी, कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। अगली हेडिंग है व्हाट इज अ सेल, ठीक। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप बता रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड, दूसरा ये कि परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living, ठीक। Hence cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anton von Leeuwenhoek first saw, पहली बार देखा, and described a live cell. रॉबर्ट ब्राउन लेटर, बाद में डिस्कवर किया था इन्होंने न्यूक्लियस को। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। कुल मिलाकर कितनी बातें इसमें समझनी है? पहला तो हो गया चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल से बनी होते हैं, सभी के सभी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे सिंगल सेल से बना होता है, किस तो कैसे सिंगल सेल से बना होगा, उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि क्या, मेनी सेल से बने होते हैं, कई सेल से, उसे क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर। क्लियर है इतना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या खास बात है? कह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, किसके लिए कैपेबल है? कहेंगे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली जो है लिविंग रह सकते हैं। और उसके बाद परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और जितने भी आवश्यक लाइफ के फंक्शंस हैं वो उस सिंगल सेल में ही परफॉर्म होता है, ठीक। इसलिए हम कहते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कुछ भी अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कुछ भी जरा सा कम हो गया तो वो लिविंग अब नहीं बचेगा, यानी डज नॉट इंश्योर, ठीक ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट लिविंग। इसका इसलिए हम ये कहेंगे क्या कि सेल इज फंडामेंटल एंड, हाँ यही है ना लाइन, हाँ, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्या है ये? यूनिट है सभी लाइफ, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक। चलिए एंटोन वॉन ने भैया क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट सा पहली बार देखा था और डिस्क्राइब किया था, क्या कहेंगे? अ लिविंग सेल। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया था यहाँ पे? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहली बार सेल को देखा था, किस सेल को? लिविंग सेल को, और उसको देखा और उसके बारे में बहुत कुछ बताया, ठीक। फिर आती बात रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था किसको? कहेंगे न्यूक्लियस को। किसको डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस को। तो ये बेसिक बातें हो गई पहले पैराग्राफ में, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं आप सेल थियरी, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं सेल थियरी। चलिए अगली कहानी है अब सेल थियरी की।
किसकी कहानी है? सेल थियरी की। बड़े आराम से देखिए, इन 1838 1838, यानी काफी पुरानी बात है वो, आज से 200 साल पहले, या 38 उधर हो गया, पहले 238 और 20 इधर, तो 38 मतलब 22 इधर, तो कुल मिला के वो 40 हो गया, अभी 60, मतलब 250 साल पहले की बात है, 260 साल पहले। अरे मजे का टाइम हो गल हो, है कि ना, बहुत टाइम हो गया। कह रहे मैथियस स्लाइडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, जो कि टिश्यूज बनाते हैं, ठीक। एट द अबाउट सेम टाइम, और लगभग उसी समय, एक का नाम था स्वान, ठीक है, थियोडर स्वान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज, जो कि आजकल हम उसे क्या जानते हैं, आज उसे किस नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। He also concluded, based on his study on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of plant cells. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis. किसने प्रपोज किया था? स्वान ने। The hypothesis that the body of animals and plants are composed of cells and product of cells. ये किसकी कहानी थी? स्वान की कहानी थी। आगे बता रहे हैं, स्लाइडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थियरी। क्या बनाया था? सेल थियरी। दिस थियरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। रोडोल्फ विर्चो आ गए 1855 में, बहुत समय बाद, ठीक है, 38 से 55। फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड, यानी सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, भोजपुरी है ना, ग्रीक है, ग्रीक है ना। चलिए, ही मॉडिफाइड, और उन्होंने क्या किया रोडोल्फ विर्चो ने? इन्होंने मॉडिफाई किया किसको? हाइपोथेसिस, जिस वो जो स्लाइडर ने अनुमान दिया था उनकी थियरी को क्या कही मॉडिफाई कर देना। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडन एंड स्वान टू गिव द सेल थियरी ऑफ फाइनल शेप। सेल थियरी एज अंडरस्टूड टुडे, और इस समय जो जानी जाती है वो क्या है? ये all cells all living organisms are composed of cells and product of cells। दूसरा, all cells arise from pre-existing cells। तो कुल मिला के कहानी यही है, इतने कहानी है कि सेल थ्योरी, जो कि एक था स्लाइडन और स्वान, है ना, मैथियस स्लाइडन, एक तो थियोडर स्वान में डब्लू आता है, यानी ये देखिए जेड, डब्लू के करीब जेड, जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश के जूलॉजिस्ट थे, और ये जो स्लाइडन थे वो क्या थे? जर्मन के बॉटनिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है, जब ये जूलॉजिस्ट हो गए तो दूसरा का वाला क्या बचा? जो स्लाइडन थे वो बॉटनिस्ट थे, कहाँ के? जर्मन के। बॉटनिस्ट कहाँ के थे? जर्मन के। बॉटनिस्ट कहाँ के थे? जर्मन के। और जूलॉजिस्ट कहाँ थे? के ब्रिटिश के, है ब्रिटिश के। चलिए, इन्होंने बताया, जो स्लाइडन ने कहा कि प्लांट होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं, और इसमें जो टिश्यू बनते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, और सभी सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब टिश्यू बनाती है। ठीक, स्वान ने क्या बताया? एनिमल सेल है थिन आउटर लेयर होती है। एनिमल सेल्स क्या होती है? इसमें थिन आउटर लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कौन बताया था? एनिमल सेल के बारे में कौन है? स्वान ने बताया। कौन है? स्वान ने बताया था। प्लांट सेल के बारे में कौन बताया? कौन बताया था? स्लाइडन ने बताया था। किसने बताया? स्लाइडन ने बताया था। कंपोज क्या बताया था? कि जो प्लांट होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एनिमल सेल्स में क्या होती है? थिन आउटर लेयर होती है, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसने कहेंगे? स्वान ने। स्वान ने और क्या किया? इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, यानी यूनिक फीचर होता है प्लांट सेल का। प्लांट सेल का यूनिक फीचर होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक, ये किसने बताया? कहेंगे स्वान ने। स्वान ने फिर प्रपोज किया हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस क्या थी? कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स या फिर प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल से बनी थी। ये जो अच्छा, एनिमल एंड प्लांट्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ किससे? सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। किससे बनी होती है? सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बहुत आसान बातें हैं। ये किसने बताया था? कहेंगे स्वानवा ने बताया था। किसने? स्वानवा ने बताया था। स्लाइडनवा बताया कि जो पौधा होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेलवा से मिलकर बना होता है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, ये दोनों खास बात, ये बहुत पुराने आदमी मर गया, हम क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना। तो इसको सोनवा कहो चाहे स्लाइडनवा कहो,
तो स्लाइडेनवा बताया कि जो पौधा होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेलवा से मिलकर बना होता है, और जबकि स्वानवा ने बताया था, ये स्लाइडेनवा का था, स्वानवा ने क्या बताया था कि एनिमल सेल हैव द थिन आउटर लेयर, जो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेनवा कहा जाता है, और प्रेजेंस ऑफ सेलुलोवा जो होता है यूनिक कैरेक्टर किसका, प्लांट सेलवा का। समझ में आ गई बात? एकदम भोजपुरी हाँ दीजिए, देखिए याद कहा नहीं होगा। द बॉडी ऑफ एनिमलवा एंड प्लांटवा, क्या दिक्कत है? द बॉडी ऑफ एनिमलवा एंड प्लांटवा आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेलवा एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलवा, यह है सब। तो इसे भोजपुरी में भी समझा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्लाइडन और स्वान दोनों एक साथ मिले और मिल के क्या निर्माण की, एक सेल थियरी। लेकिन खास बात है कि ये सेल थियरी डिड नॉट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, ठीक, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, यानी नई सेल्स कहां से बनती हैं और कैसे बनती हैं, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैसे बनती थी, इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो, विर्चोवा कहिए, विर्चो कहिए, जो भी कहिए, रुडोल्फ विर्चो, क्या नाम था इनका, विर्चो, विर्चो, ऐसे बोलते हैं वो लोग, है रुडोल्फ विर्चो, ऐसे वो लोग बोलेंगे अपने, है सार्डन फन, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो फर्स्ट एक्सप्लेन, इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया दैट कि सेल्स डिवाइडेड, ठीक, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कहां से, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने पहली बार बताया, पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड करती हैं और नई सेल्स बनाती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, और जो कि पहले से मौजूद सेल से नई सेल बनती है, ठीक। और इसे क्या कहा जाएगा, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, देखिए एकदम भोजपुरी टाइप लिखा दिया, भले ग्रीक है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ऐसे बोलते हैं, सेलुला ई सेलुला। ये किसका कहानी था, रुडोल्फ विर्चो कहानी था। ये किसका कहानी था, विर्चो साहब का कहानी था। बहुत आराम से, इसमें कुछ है ही नहीं। इन्होंने मॉडिफाई कर दिया हाइपोथेसिस को। ये जो स्लाइडन और स्वान ने जो हाइपोथेसिस दी थी, इसी को क्या किया उन्होंने, मॉडिफाई करके और सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दिया। और इस फाइनल शेप थ्योरी, फाइनल शेप वाली जो सेल थ्योरी है, उसके हिसाब से आजकल जो सेल थ्योरी है वो है क्या, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। किससे मिलकर बने होते हैं वो सब, सेल से या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं। समझ रहे बाबू, ए बाबू बोलो, अच्छा बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, एकदम सिंपल है, एकदम आराम से पढ़ते जाना, झरझर सवाल आएगा लगेगा। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दूसरी कहानी ये थी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, कहेंगे सेल से और सेल के प्रोडक्ट से, उत्पाद से, ठीक। और दूसरी बात, सेल्स कहां से बनती हैं, कहेंगे ऑल सेल्स आर डिवाइड, या फिर अराइज कहां से आती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी को क्या बोला जाएगा, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक। अब आगे चलते हैं, ओवरव्यू, एन ओवरव्यू, ठीक ना, ऑफ सेल। अब आगे चलेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल, इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें यही बताया गया है कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट और एनिमल। चलिए देख लेते हैं क्या है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल्स इन एन ओनियन पील, अनियन पील, जिसको अनियन ओनियन जो भी पढ़िए, अनियन पील, ठीक। अनियन पील समझते हैं, प्याज छिलते हैं तो उस पर एक सफेद कलर की ट्रांसपेरेंट झिल्ली दिखाई देती है ना, वही उसी को, या फिर ह्यूमन चिक सेल्स, मतलब ये गाल के अंदर जो गलफड़ा निकल आता है कभी कभी, वहां से कुछ ऐसे सेल्स निकल आए, उसकी कह रहे हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो भैया ये कह रहे हैं कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, ये कौन बच्चा ऐसा ऑब्जर्व किया होगा जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता हो या केंद्रीय विद्यालयों में हो सकता है कराया गया हो, तो उनकी बात कर रहे हैं। बाकी ये जितने 90% करीब करीब मेरे ख्याल से जो नीट की एग्जाम देने वाले हैं, उनमें से 95 to 98% बच्चे ये काम नहीं किए होंगे। तो इसलिए जो एनसीईआरटी वाले हैं, मतलब केंद्रीय विद्यालयों में होते हैं कुछ अच्छे केंद्रीय विद्यालय, उन्हीं की बात चले, कुछ प्राइवेट भी, तो वो वहां वाले बच्चे सब किए होंगे। कह रहे हैं, खैर छोड़िए कोई बात नहीं। कह रहे हैं द अनियन सेल्स, जो कि एक टिपिकल प्लांट सेल है, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल होगी एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट, ठीक, इज द सेल मेम्ब्रेन, और इसके ठीक नीचे क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। द सेल्स ऑफ ह्यूमन चिक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, डिलिमिटिंग, कोई लिमिटिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं।
delimiting structure of cell. Inside each cell a dense membrane bound structure called nucleus जिसे कहेंगे. This nucleus contains the chromosomes, which in turn contains the genetic material DNA. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called, उसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. याद रखिएगा, both plant and animal cells के साथ साथ both prokaryotic and eukaryotic cells भी होगा. ठीक है, तो यहाँ पर लिखना यही चाहिए था, लेकिन भाई साहब से थोड़ी सी भूल हो गई होगी, पता नहीं, लेकिन होना चाहिए भाई साइटोप्लाज्म तो दोनों में होगा, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक. और साइटोप्लाज्म ही मेन एरेना है. मेन एरेना मतलब मेन मैट्रिक्स, जहां पे वो रिएक्शंस होती है सारी साइटोप्लाज्म मेटाबॉलिज्म. ठीक है ना, तो इसलिए उनको लिखना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं. अब आगे चलते हैं. क्या वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. बहुत सारी केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलती हैं जिससे कि सेल लिविंग स्टेट में बनी रहे. समझ रहे हैं. Beside the nucleus, न्यूक्लियस के अलावे, ठीक, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structures called organelles like endoplasmic reticulum जिसको ER कहेंगे, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. Ribosomes are non-membranous यानी non-membrane bound organelles found in all cells, चाहे वो कौन सी हो, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक है, दोनों में मिलेगा. इसी इन बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक. विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर है. चलिए अब आगे बता रहे हैं. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम which help in the cell division. तो यहां के बाद अभी साइज और शेप की बात हम बाद में करते हैं, पहले यहां तक की बात जरा देख लो. कुछ हिस्सा इसका यहां चिक छाप दिया गया है, आप भी छाप लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है भैया. यानी कुल मिलाकर हम क्या पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक से. यूकैरियोटिक में ऑल एनिमल सेल एंड ऑल प्लांट सेल सभी आ जाएंगे जो कि यूकैरियोटिक होंगी. और वो कौन सी एनिमल और प्लांट सेल कहेंगे, सभी जिनमें कि क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो, एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस. यानी यूकैरियोटिक सेल्स मतलब वो सभी सेल्स जिसमें डेंस है ना, क्या लिखा है पढ़िए, इनसाइड, ठीक, इसको एक साथ लिखिए, इनसाइड ईच सेल्स, चाहे एनिमल की हो चाहे प्लांट की हो, जो कि यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं. और डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस मिलता है. अगर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स है. अगर कहेंगे लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, तो कहेंगे यूकैरियोटिक सेल. लैक बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं. चलिए, न्यूक्लियस कंटेन करता क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम्स को, किसको, क्रोमोसोम्स को. क्रोमोसोम बदले में क्या रखेगा, कह रहे कंटेन जेनेटिक मटेरियल. और कौन सा जेनेटिक मटेरियल, कहेंगे वही जेनेटिक मटेरियल डीएनए. ठीक. और साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल्स में अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको कहिए, वो कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक, लाइसोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स. ये वाले, ये सारी चीजें जो ये है ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये दीज लैक, ये वाले मेम्ब्रेन बाउंड, दीज मतलब प्रोकैरियोटिक सेल लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ये वाला, ये सारा का सारा ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता. अब कुछ नोट लिखिए, इसको नोट करके फिर इसको नोट करिए. ठीक है, बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी तो नहीं हो रही, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आराम से पढ़िए. हम लोग का 24 का टारगेट है, 23 वाले मुंह पिटाएं, है कि ना, 23 वाले मुंह पिटाएं. हमसे क्या मतलब, हमने तो 24 को मजा है एकदम पूरा एकदम, है कि ना, ठास के. नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं. चलिए, कुछ नोट्स जो पैराग्राफ में भी पढ़ा गया उसको नोट्स बना के लिख लिया जाए. उससे सवाल आएंगे, हमें धक्का आंसर देना होगा. कैसे, धक्का. नंबर 1, इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, चाहे वो दोनों कोई भी हो, ठीक है, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यू हो चाहे सेल्स हो,
अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है ना, ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ सेल। यानी इन दोनों सेल में क्या मिल जाता है, कहेंगे साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक। आगे चलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, कहेंगे मेन एरेना है, मेन एरेना, एरेना का मतलब मेन जगह, स्थल, हिंदी में इसको लिखा गया है स्थल, जगह, स्थल, है ना, स्थल, ठीक, मेन एरेना है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, सेलुलर इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी यूकैरियोटिक वाली या फिर प्रोकैरियोटिक, दोनों के लिए ही, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों के लिए। भाई साहब ने सिर्फ एनिमल और प्लांट के लिए लिख दिया, तो क्या प्रोकैरियोटिक वाले अभी इंतजार करेंगे कि एनसीईआरटी वाले कब सुधारित तो हमारी जीत हो या फिर वो आंदोलन करें? नहीं कर सकते, वो खाली तूफान मचा सकते हैं, ठीक है। इसमें यानी साइटोप्लाज्म में वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक, ये बनाने के लिए कि ये लिविंग स्टेट में बनी रहे, ठीक है। सेल्स में क्या होती है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे कि सेल्स लिविंग स्टेट में बनी रहे। तो भैया यानी साइटोप्लाज्म क्या कहेंगे, मेन एरेना किसका, सेलुलर एक्टिविटी का, कहेंगे किसमें, कहेंगे सभी में, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, ठीक, क्योंकि साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी हो गया, ठीक है। आ जाइए राइबोसोम्स, देखिए मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज प्लांट एंड एनिमल सेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, ऐसा मत समझिएगा किसमें नहीं होता। तो आप तो पहले प्रीफर करेंगे आंसर ये वाला, बाद में जब फिर भैया अगर नहीं बोलेंगे तब चल ठीक ना, ये वाला आंसर आप प्रीफर करेंगे। राइबोसोम्स क्या है, तीसरा नोट, राइबोसोम्स ये नॉन मेम्ब्रेनस है, कैसा है, कहेंगे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सब में पाया जाता है, सब में का मतलब बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, दोनों में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक में जो प्लांट वाला होता है और एनिमल वाला होता है उसमें डिफरेंट, यानी एनिमल सेल में राइबोसोम्स कहां कहां पाए जा सकते हैं, कहेंगे साइटोप्लाज्म में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑन रफ एंडोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ऑन, ये देखिए स्लैश लगाया गया यहाँ पे, ठीक है ना, ऑब्लिक बनाया गया, मतलब इसको ना पढ़ के इसको पढ़िए सीधे, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी 3 जगह एनिमल सेल में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ पे। जबकि प्लांट सेल में एक जगह और बढ़ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट नाम और बढ़ जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद क्या, रफ, रफ शब्द है रफ, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया चौथा नोट। तीसरा, पांचवा, अ टिपिकल प्लांट सेल, जो कि सब पहले ही लिखे हैं, डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, ठीक, आउटर बाउंड्रीज की, ठीक, इसके नीचे क्या होती है, कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक, इसके नीचे क्या, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक। एनिमल सेल में जो आउटर बाउंड्री होती है वो डिलिमिटिंग होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर बाउंड्री एनिमल सेल की क्या है, कहेंगे सेल मेम्ब्रेन है, जो कि डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, जिसका कोई लिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है ना, लिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। एनिमल सेल्स कंटेन रखता है क्या, नॉन मेम्ब्रेनस, ये भी नॉन मेम्ब्रेनस, जिसको कहा जाएगा क्या, यहाँ पे सेंट्रोसोम, ये भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसको कहा जाएगा सेंट्रोसोम, क्या कहा जाएगा, सेंट्रोसोम। हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में, जब आप सेल डिवीजन में सेंट्रियोल पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो जो सेंट्रियोल से आके वो जो जुड़ती हैं उस तरीके से, ठीक, ये सेल डिवीजन, समझ में आ रही बात। ये एब्सेंट कहां होता है, कहेंगे एब्सेंट होता है भैया इन प्लांट सेल में, एब्सेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। क्लियर हो गया, कुछ बचा, देखिए फिर से, इन बोथ यूकैरियोटिक या फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स साइटोप्लाज्म क्या होता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, कैसा होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे सेल लिविंग स्टेट में बनी रहे, ठीक। आ जाइए, कोई दिक्कत। साइटोप्लाज्म है क्या, कहेंगे मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, यानी यूकैरियोटिक की बात होगी, प्रोकैरियोट में भी वही बात होगी। राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है, दोनों में पाया जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा और फंजाई में भी पाया जाएगा। फंजाई क्या है, कहेंगे यूकैरियोटिक होता है, जबकि बैक्टीरिया क्या है, कहेंगे भैया प्रोकैरियोटिक, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात। चलिए ये इतनी बातें हो गई, ये यूकैरियोटिक में। अब यहाँ पे राइबोसोम कहेंगे यूकैरियोट के एनिमल सेल में, कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, साइटोप्लाज्म, ठीक। प्लांट सेल में राइबोसोम कहाँ, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और वहां ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक। टिपिकल सेल, जाहिर सी बात है उसके पास सेल वॉल होगी जो कि डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, उसी के ठीक नीचे क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी,
सेल वॉल अब्सेंट होती है किसमें, कहेंगे एनिमल सेल में। एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन है, जो कि डेवलपिंग स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल साथ में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जिसको सेंट्रोसोम कहा जाता है, हेल्प इन सेल डिवीजन में काम आता है। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। अब आगे कहानी है सेल की साइज और शेप के बारे में। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कुड बी, हो सकता है कैसे 3 to 5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, है ना, ऑस्ट्रिच का एक एग। ठीक है। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन की जो रेड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल आरबीसी, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 7 माइक्रोमीटर का है। नर्व सेल जो कि लॉन्गेस्ट सेल कही जाती है। ठीक। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप, डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कॉलमनर, ठीक है, यानी कॉलम वाली सेल्स होती है, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर भी हो सकती है। शेप ऑफ सेल्स में वेरी विद इन द फंक्शन, ये फंक्शंस के साथ, विद द फंक्शंस, ठीक है ना, दे परफॉर्म। देखिए आरबीसी बनाया गया रेड ब्लड सेल जो कि राउंड एंड बाई कॉन्केव शेप की है। व्हाइट ब्लड सेल बनाया गया डब्ल्यूबीसी, ठीक, अमीबॉइड सेल की है। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स थे। नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना, न्यूट्रोफिल्स, नो लॉन्गर न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बैसोफिल्स, ठीक है ना, नो लॉन्गर, है ना, इसको लिकोसाइट्स बोलते थे। समझ में आ रही बात? ये शेप दिया हुआ है, तो शेप और साइज वाला काम अब कर लिया जाए। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं शेप और साइज वाली बात कर लिया जाए, फिगर एकदम ढंग से देख लिया जाए। ठीक, नोट करिए इसको। तो साइज और शेप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, याद आ रहा है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट सेल लिखा है यहां पे, देखिए बड़े ध्यान से। माइकोप्लाज्मा कहां पढ़े थे आप माइकोप्लाज्मा को? पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में कहां पढ़े थे? तीसरे चैप्टर में पढ़े थे, जहां बैक्टीरिया स्टार्ट हुआ था उसी में। दूसरे चैप्टर मोनेरा वाला प्रोटिस्टा जहां पे आया था, ये मोनेरा किंगडम, दूसरे चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में नहीं, हाँ वही दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यहीं पे आया था माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया के बाद ही, ठीक, पढ़े थे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स that completely lack cell wall, they are smallest living cell known, ठीक है ना, cells known and can survive without oxygen. Many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? तो ये माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया के बारे में तो खूब ढंग से पढ़ा था। इसी के ठीक पहले वाला स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के आर्की बैक्टीरिया भी पढ़े थे, यू बैक्टीरिया भी पढ़े थे। और यू बैक्टीरिया में 3 टाइप से पढ़े थे। एक तो था क्या कि वो, यानी ऑटोट्रॉपिक में भी 2 कैटेगरी बना लिए थे हम लोग, एक फोटो ऑटोट्रॉप, एक कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप में साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया था, जिसका क्लोरोफिल ए होता है, ठीक ना, बी होता है, और वो किसके समान होता है, कहेंगे प्लांट के, ठीक। इस और उसके बाद आई थी बात किसमें, कहेंगे वो वाला था। अच्छा ये इसमें, हाँ, कीमो मतलब वही फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो गया। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के साथ साथ आ गया क्या, वो वाला कि वो एक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में क्या आते हैं, कहेंगे इसमें आता था आपका वो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, इस तरीके से नाम आता था। फिर उसके बाद मेजर में जो होते सबसे ज्यादा होते हैं वो होते हैं वो हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया। क्या कहा जाता था उनको? हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया, ठीक। एक ऑस्ट्रिच का एक लार्जेस्ट, भैया लार्जेस्ट नॉट लार्जेस्ट सेल है, ठीक। आरबीसी, ह्यूमन की आरबीसी, ह्यूमन में देखिए आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायामीटर दे रखा है। नर्व सेल्स जो कि लॉन्गेस्ट सेल्स होती है। शेप अलग अलग हो सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आरबीसी बनाया गया है, और आरबीसी यानी यहाँ पे देखिए दोनों शेप की बनाई गई है। एक बनाया गया आरबीसी, ठीक, यानी जो इस तरीके से है, और ये इस तरीके से बिना न्यूक्लियस की, ठीक। ये राउंड शेप की है, ये कैसी है, राउंड, ये राउंड शेप की है। यानी आरबीसी 2 टाइप की है, एक तो राउंड और एक है बाइकॉन्केव। राउंड और दूसरा क्या है, बाइकॉन्केव।
बाई कॉनकेव में कैसे बनेगी, कहेंगे ये इस तरीके से, ये हल्का सा ऐसे बना लीजिए, इधर एक गोला इधर एक गोला ऐसे करके, ठीक ऐसा ही बनी है, लंबी लंबी आप ढंग से बना लीजिए, मतलब बढ़िया से बनाइए। तो ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे मतलब बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा बिचवा में हाई रहेगा हो, ये ऐसे, ये ऐसे, इस तरीके से एक आधा और बना दे, हो जाएगा खुद है। पहले ऐसे बना लीजिए, मिटा लीजिएगा, खुद हो जाएगा, है लफड़ा खत्म। ये लिखिए इस तरीके से बना, ठीक। WBC के एमीबॉयड, WBC को बनाया गया है, एमीबॉयड स्ट्रक्चर होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC ये कैसी होती है, अमीबॉयड होती है। ये कैसी होती है, अमीबॉयड होती है, यही है ना, ठीक है, अमीबॉयड होती है, अमीबॉयड सेल्स होती है, ठीक। WBC इसमें भी बहुत सारी होती हैं, जिसमें एक तो एक सिंक ये देखिए बिना न्यूक्लियस वाली, मतलब इसका न्यूक्लियस बाइलोब होगा, फिर न्यूक्लियस इस तरीके से अलग अलग होगा, मतलब ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इससे ऐसे, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगी ये, यानी ये ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे इसमें, ठीक। ये इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड वाली हो गई। मतलब ये कौन सी चीज है, ये गलत बात है, ढंग से बनाइए, ना बनाना और रहने दीजिए, है कि नहीं। ये इस तरीके से ऐसे बनाया गया, इसको ऐसे इस तरीके से एक और बनाया गया है, ठीक। ये ऐसे करके ऐसे, और एक ऐसे ऐसे बना दिया गया, बहुत सारी सेल्स, ये और WBC बनाया गया। नर्व सेल्स, अरे भैया नर्व सेल्स के बारे में तो आप लोग बचपन से पढ़े होंगे, नर्व सेल्स तुरंत उसमें कौन सी बात है, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, हो गया ऐसे, ये हो गया। ये इधर से डेंड्राइट्स खूब निकले रहते हैं, ठीक है ना, ये सेल बॉडी होती है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ये देखिए ये निल्सस वो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ये इसका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक। आप इसको जानते होंगे अच्छे से, समझ रहे हैं, ये हो जाता। अगला इसी तरीके से क्या है, ये नर्व सेल जो कि ब्रांच्ड, जो कि कैसी है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। देखिए काल्मर एपिथेलियल सेल बनाई गई है, काल्मर एपिथेलियल सेल, काल्मर एपिथेलियल सेल, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इसके बेस पे देखिए न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये यहाँ पे, ये क्या है, काल्मर एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल डॉट लगा दिया, आप समझ जाइएगा सेल्स, ये है। आगे आगे क्या है भैया, काल्मर एपिथेलियल सेल्स हो गई, जो कि लॉन्ग एंड नैरो है, ये होती है लॉन्ग एंड नैरो। एक और बच्ची बना लीजिए, उसको भी दो है, एक मीजोफिल सेल है और एक ट्रैकिड्स है, मीजोफिल सेल और ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स तो आप उसमें कौन सी बात है, ये अरे ट्रैकिड्स बनाना था, मजाक नहीं करना है, इस तरीके से है, मतलब कुछ ऐसा ही है, बना लीजिएगा, बना लेंगे ना, जरूरत नहीं है बनाने की। ये ट्रैकिड्स बनाया गया, ठीक है। एक ट्रैकिड्स है जो कि इलांगेटेड होती है, मीजोफिल जो कि राउंड एंड ओवल होती है, ठीक। तो ये रहा, यहां तक हमने पढ़ दिया सेल जो कि ओवरव्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होगा भैया, प्रोकैरियोटिक सेल पूरी तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स को पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, ठीक, इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे क्या होता है। तो कुल मिला कहानी बिल्कुल समझ में आ रही है, अच्छा से एकदम बढ़िया बढ़िया, आराम आराम से। चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, ठीक। खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए।